आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान से भी भूगोल की वर्कशीट जिसका नंबर है 18 और आज हमारी तारीख है 27 नवंबर। हम वायु के बारे में कुछ और जानकारियाँ आज इकट्ठी करेंगे, तो शुरू करते हैं। आज हम इस वर्कशीट को मौसम और जलवायु दो विषयों के साथ जोड़कर देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि जब हम कहते हैं यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है या जलवायु खराब है, या हम कहते हैं मौसम ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो मौसम और जलवायु दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है ये जानना समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको याद होगा हम जब कहते हैं कि एक साल में कितने मौसम आते हैं, तो अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारत के बारे में हम बात करते हैं कि कई तरह के मौसम होते हैं। हम कहते हैं पतझड़ होता है, सावन का मौसम होता है, या हम कहते हैं बारिश का भी मौसम आता है, सर्दियों का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम आता है। तो अगर आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम के संदर्भ में हम बहुत छोटे अंतराल की बात कर रहे हैं। मतलब एक साल के अंदर कई मौसम आते हैं भारत में। तो जैसे मोटे स्तर पर हम कहते हैं कि भारत में 3 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी आती हैं, गर्मी आती हैं, बारिश आती हैं। लेकिन हम अगर थोड़ा और विस्तृत स्तर पर बात करते हैं तो हम कहते हैं भारत में 6 तरह के मौसम होते हैं, जिसमें आपको पतझड़, सावन इस तरीके से करके 6 नाम गिना दिए जाते हैं। तो जब हम ये बातें कर रहे हैं कि इस तरह के नाम आते हैं या मौसम इस तरीके से चलता है, तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि मौसम छोटे समय के अंदर बदलता है। तो मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। एक तो ये विशेष बात है। वहीं अगर हम जलवायु की बात करें तो हम अगर कहें कि इंग्लैंड की जलवायु ठंडी है, तो क्या वो ठंडक साल 2 साल में चली जाती है या 1 साल में चली जाती है? तो हम कहेंगे नहीं, वहां की जलवायु ठंडी ही है। अगर हम भारत की जलवायु की बात करते हैं या हम अफ्रीका के किसी देश की बात करते हैं, अलग अलग जगह की जब हम बात करते हैं तो हम कभी कहते हैं कि वहां की जलवायु गर्म है, या हम कहते हैं शीत और उष्ण है, शीतोष्ण कह देते हैं। जिस तरह से हम कि ठंड के साथ वहां थोड़ी सी गर्मी भी है, और अलग अलग इसी तरीके से हम बात करते हैं। तो ये जो जलवायु की बात करते हैं, दरअसल एक लंबे समय तक हम किसी जगह की मौसम का अध्ययन करते हैं, और वो मौसम जिस तरह का हमेशा रहता है, मूल रूप से जिस तरह का रहता है, उसे हम जलवायु कहते हैं। तो इस तरीके से जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, और कम से कम 25 या उससे अधिक वर्षों के अध्ययन के आधार पर हम ये किसी भी जगह के बारे में बताते हैं कि वहां की जलवायु कैसी है। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। अब नियत का क्या मतलब है? नियत का मतलब है एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय के दौरान वायुमंडल में जो परिस्थितियां बदलती हैं, जो मौसम बदलता है, में जो भी स्थितियां बदलती हैं, उसे मौसम कहते हैं। अब जलवायु बिल्कुल यही है जो हमने मौसम के बारे में बात की, वही बात हम जलवायु के बारे में बात करते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि मौसम में हम बात करते हैं नियत समय, नियत स्थान के साथ, लेकिन जब जलवायु की बात करते हैं तो नियत स्थान तो है ही, निश्चित स्थान की ही बात करेंगे, लेकिन दीर्घ काल की बात करेंगे। और दीर्घ काल में भी वहां की औसत स्थिति कैसी है। जैसे भारत में ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिश का मौसम भी आता है, लेकिन मूल रूप से यहाँ पे बर्फीला इलाका नहीं है, तो हम इसे ठंडा इलाका तो नहीं कहेंगे। इसी तरीके से हमने इंग्लैंड का जैसे उदाहरण लिया कि हम कहेंगे वो तो ठंडा प्रदेश है, ठंडा इलाका है, वहां की जलवायु ठंडी है। तो ये दीर्घ काल में मौसम की स्थिति, और वो भी औसत स्थिति। औसत का मतलब होता है कि कभी ठंड हो गई, कभी गर्मी हो गई, लेकिन मूल रूप से जब हम निकालेंगे तो ठंड निकलती है। अब ये मौसम और जलवायु में फर्क है। तो मोटे स्तर पर मौसम छोटी अवधि है, जलवायु बड़ी अवधि है। मौसम एक साल में कई बार बदल सकता है, लेकिन जलवायु की जब हम बात करते हैं तो ये कम से कम 25 सालों का अध्ययन तो है ही। और मौसम
कभी में कभी भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जलवायु फटाफट नहीं बदलती है, उसे बदलने में सालों लगते हैं। और इसीलिए हमने कहा 25 सालों से अधिक समय का हम अध्ययन करते हैं, तब बताते हैं कि जलवायु किसी जगह की कैसी है। और जलवायु में परिवर्तन होने में कई बार दशक लग जाते हैं। दशक मतलब 10 साल, दशक का मतलब 10 साल होता है, तो कई दशक का मतलब हो गया 10, 20, 30, 40, 50 कितने भी साल जो है लग जाते हैं। जैसे तुमने अपने मम्मी पापा से, आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर टीचर्स के मुंह से भी आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि जब वो छोटे थे तो अक्टूबर के पहले महीने से ठंड इतनी अधिक हो जाती थी कि जब वो अपने विद्यालय पढ़ने जाते थे तो स्वेटर जर्सी पहन कर जाते थे। लेकिन आज आप अगर पिछले कुछ सालों को या आप अपनी याददाश्त को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग नवंबर में भी स्वेटर जर्सी पहनना स्टार्ट नहीं करते हैं। और उन लोगों को, हम अपने मम्मी पापा की अगर बात करें या बड़े भाई बहनों की बात करें, वो लोग बिल्कुल मार्च के जो शुरू के हफ्ते होते थे, करीब 15 मार्च तक तो उन्हें स्वेटर जर्सी पहनने ही होते थे, स्कूल पहनकर जाते थे, चाहे स्कूल से आते समय उतार कर आए, लेकिन तब तक वो पहनते ही थे। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हम फरवरी का पूरा महीना भी स्वेटर जर्सी नहीं पहनते हैं। तो कई दशकों के बाद अगर हम अपनी मम्मी पापा और अपनी उम्र में फर्क देखेंगे तो 20-30 साल का फर्क होगा। और इसी तरीके से हम बात करें 30 साल यानी कि 3 दशक हो गए और जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में जो सर्दियां शुरू होती थी वो खत्म हो गई हैं, बस वो मौसम में परिवर्तन हो रहा है। और यही जब मौसम में परिवर्तन होते होते कई साल लग जाएंगे और एकदम से परिवर्तन आ जाएगा तो वो जलवायु बन जाएगी भारत की। लेकिन अभी हम उसे सिर्फ भारत का मौसम ही बोल रहे हैं। तो जब भी किसी जगह का मौसम स्थायी रूप से बदल जाता है तब उसे हम वहां की जलवायु कहने लगते हैं। और जलवायु में कई दशक लग जाते हैं परिवर्तन में। जैसे मैं बता ही रही हूँ कि मम्मी पापा के टाइम से आप अपने टाइम को देखेंगे तो बहुत फर्क मिलेगा। तो चलो इसी बात पे अगर आप अपने मम्मी पापा से एक बार पूछ कर देखिए, और हो सके तो अपने दादा दादी से भी पूछ कर देखिए कि पहले ठंड स्वेटर जर्सी वो कब पहनना शुरू कर देते थे और कब तक पहनते थे। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मौसम का एक उदाहरण दिया गया है कि धूप निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश हो जाना, ये मौसम है। लेकिन भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। मतलब यहाँ पे मानसून आते हैं, भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। मानसून जो बारिश लेकर आते हैं, और भारत में 2 अलग अलग तरह के मानसूनों की बात करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आगे हम इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ेंगे और मैं आपको तब वहां पर समझाऊंगी जलवायु, और उसमें भी भारत की जलवायु में मानसून के बारे में। तो फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। अब बढ़ जाते हैं आगे। हमें सबसे पहले यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो सबसे पहले पहला हिस्सा कि हम शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। तो हम अपने शहर का तापमान कई तरीकों से पता लगाते हैं। कई बार अखबार में तापमान आता है, हम वहां से देखते हैं कि क्या तापमान है आज हमारे शहर का। न्यूज चैनल्स पर न्यूज में दिखाया जाता है, यहाँ तक कि डीडी नेशनल पर भी तापमान दिखाया जाता है, जिनके घरों में अगर केबल की सुविधा नहीं भी है। वैसे आजकल ज्यादातर सब लोगों के घरों में केबल की सुविधा या डिस्क की सुविधा होती है, तो टीवी पर न्यूज पर हम जो है तापमान देख लेते हैं। और उसके बाद आज एक और लेटेस्ट चीज है जो हमारे पास, जिससे हमें तापमान पता चलता है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में भी ऑप्शन होता है जिसे हम ऑन करके रखते हैं तो स्क्रीन पर ही हमें टेम्परेचर दिखाई दे जाता है कि कितना टेम्परेचर है इस वक्त के अनुसार भी, मतलब दिन में कितने बजे कितना टेम्परेचर है वो हम अपने फोन पर देख सकते हैं। और दूसरा, अगर वो हमने ऑन नहीं भी किया वो सेटिंग, तो एप्लीकेशन में जाकर, फोन में ज्यादातर आजकल जो एंड्रॉयड फोन होते हैं उनमें वो एप्लीकेशन डली होती है जहां पर जाकर हम देख सकते हैं कि आज का तापमान कितना है और कितने बजे कितना तापमान होगा। मतलब मैं सुबह 7 बजे अगर घर से निकल रही हूँ और मैं मान के चलो दोपहर को 12 बजे घर से निकलती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जब मैं शाम को, मुझे लौटते हुए 9 बज जाएंगे, तो 9 बजे ठंडा मौसम होगा या गर्म मौसम होगा, और इस आधार पर मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे पता चल जाए। और तो मैं उस फोन के जरिए से पता कर सकती हूँ कि शाम को 9 बजे कितना टेम्परेचर होगा, और फिर मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे घर से निकलते हुए स्वेटर जर्सी अपने साथ लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। तो ये हो गई कि मौसम का पूर्व अनुमान हमारी सहायता करता है।
तो ये तो आज की बात हो गई, लेकिन अगर हम पहले की बात करें कि लोग पहले कैसे अनुमान लगाते थे, तो ज़्यादातर लोग आकाश को देखकर और बाकी सब सूरज को देखकर, आकाश को देखकर अनुमान लगाते थे। और ये सहायता इसी प्रकार करते हैं। ये तो हम शहरों में रहते हैं तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना अगर हम किसानों की बात करें, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि मौसम का पहले से अनुमान लगाया जाए, ताकि वो उसी आधार पर अपनी फसलों को खाद, पानी और दूसरी सभी चीज़ें दे सकें। तो अब बढ़ जाते हैं आगे। हम बात कर रहे थे मौसम की, जो साल में कई बार बदल सकता है और दिन में भी मौसम बदल सकता है। सुबह गर्म मौसम है तो शाम को ठंडा मौसम हो गया, या दोपहर में बहुत गर्म मौसम था और शाम के वक्त बारिश हो गई, तो मौसम तुरंत बदल सकता है। तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो पहला कारक दे रखा है हमें तापमान। जो तापमान है वो मौसम को प्रभावित करता है। जैसे दोपहर में अगर अच्छी खासी गर्मी हो गई तो शाम को बारिश हो सकती है। बारिश के मौसम में यही होता है, गर्मी बढ़ती है तो फिर बारिश हो जाती है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है वो है वायु का दाब। वायु दाब ये क्या होता है, हम अभी आगे इस बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पवन, पवन का मतलब वही वायु या हवा। तो वायु दाब और वायु दो अलग अलग विषय के तौर पर हम इन्हें पढ़ेंगे। फिर तीसरी बात आर्द्रता, या पवन के साथ हम आर्द्रता को जोड़कर पढ़ेंगे। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्र, गीले शब्द को आर्द्र बोलते हैं। तो नमी, वो हवा में कितनी नमी है। अगर हम कहें पवन एवं आर्द्रता को जोड़कर पढ़ेंगे तो हवा की नमी के बारे में पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं हम तापमान की तरफ। तापमान से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तापमान क्या होता है? वायु में मौजूद ताप और शीतलता का परिमाण तापमान कहलाता है। ताप मतलब गर्मी, शीतलता मतलब ठंडक। तो तापमान क्या है? वायु में वायु में ठंडक और गर्मी दोनों किस मात्रा में है, वही तापमान है। ये एक आसान सी बात है, मैं समझती हूँ आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। अगर हमसे कहा जाता है कि तापमान क्या है, तो हम हवा में मौजूद ठंडक की और गर्मी की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल का तापमान किस तरह बदलता है, तो आप कहेंगे दो तरीके से बदलता हुआ दिखाई देता है। एक तो दिन और रात में बदलता है, दूसरा ऋतु के अनुसार बदलता है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, भारत में 6 ऋतुएं आपको पढ़ा दी जाएंगी, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ऐसे करके 4 तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 6 नहीं भी पढ़ेंगे तो भी। गाना भी सुना ही होगा आपने, एक बरस के मौसम 4, पतझड़, सावन, बसंत, बहार। तो कहीं पे 4 पढ़ेंगे, कहीं पर 3 पढ़ेंगे, कहीं पर 6 पढ़ेंगे। तो ये ऋतुएं हैं जो भारत में हम पढ़ते हैं। उसके बाद शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। तो भाई सीधी सी बात है, शीत ऋतु है तो शीत का मतलब होता है ठंडी। तो जब यह जो सर्दियां हैं, तो सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में जो वायुमंडल है, या हम कहें कि तापमान जो है, वायु में जो ताप है, वायु में जो गर्मी है वो ज्यादा होती है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। इस लाइन का मतलब है कि ठंडों के मुकाबले, सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में हवा में ज्यादा गर्मी होती है। तो बिल्कुल सही बात है। अब एक महत्वपूर्ण चीज है आतपन, जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये क्या है? ये एक कारक है, महत्वपूर्ण कारक, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अब तापमान का वितरण क्या है? तो तापमान की हमने बात की कि तापमान हवा की गर्मी और ठंडक है। तो जब हम कह रहे हैं कि तापमान हवा की गर्मी और ठंडक है, तो हवा के अंदर है वो गर्मी और ठंडक, और उसी का वितरण, वितरण का मतलब होता है फैलाव, उसको ये प्रभावित करता है। कैसे? आपको याद है, हम बराबर ये पढ़ते आए हैं, और हमने पीछे जब वो चैप्टर किया है जिसमें हमने वायुमंडल की 5 परतें पढ़ी थी, शोभ मंडल आदि आदि सब हमने पढ़ा था, मध्य मंडल वगैरह, तब हमने बात की थी कि सूर्य से जो रोशनी पृथ्वी पर आती है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, वो बहुत गर्म होती हैं, और वायुमंडल की परतों के कारण वो गर्मी पृथ्वी तक उतनी मात्रा में नहीं पहुंचती। इसीलिए जब हम
अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को पार करना शुरू करते हैं, तो 1 या 2 परतों को पार करने के बाद धीरे-धीरे वो गर्मी बहुत अधिक बढ़ने लगती है। और यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। तो हमने जो ये प्रक्रिया पढ़ी थी कि वायु की परतें उस गर्मी को रोक लेती हैं, तो वो प्रक्रिया ही जो है क्या है? आतपन है। आतपन, तपन मतलब गर्मी, उसके आगे लग गया मतलब वो गर्मी को रोक लेती हैं। तो सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी रोक लेती है, या वो ये वायु की परतें रोक लेती हैं, ये आतपन की प्रक्रिया कहलाती है। आतपन यानी कि सूर्य का ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके होते हैं और पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो गर्मी इतनी अधिक हो जाएगी कि कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। अब यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। जब हमने अपने छठी क्लास में चैप्टर पढ़े थे कि पृथ्वी झुकी हुई है, गोल नहीं, मतलब पृथ्वी का झुकाव पढ़ा था हमने कि पृथ्वी का एंगल, और उसमें हमने फिर पढ़े थे ध्रुव, कि ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, और वो ठंडे होते हैं। तो उन, और अगर आपको नहीं भी ध्यान है तो भी आपने ये पढ़ा ही होगा कि ध्रुव के बारे में आपने अक्सर ध्रुव शब्द तो सुना ही होगा, जिसमें हम कहते हैं ध्रुव बर्फों से ढके रहते हैं। हम कहते हैं ध्रुवीय भालू, तो ध्रुवीय भालू जो मतलब बर्फ में रहते हैं भालू, सफेद भालू वहां पाए जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए हैं। तो वो इसीलिए ढके हुए हैं क्योंकि जिन इलाकों में हम रहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप जिस इलाके में, जिस रेखा, पृथ्वी के जिस क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है, भारत जिस पृथ्वी के क्षेत्र में स्थित है, वो क्षेत्र हैं जहां पर गर्मी पड़ती है। और जहां पर हम ध्रुव की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के एकदम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, वहां पर सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी कम पहुंचती है, इसीलिए वहां पर बर्फ रहती है। अगर वहां पर भी सूर्य की गर्मी अधिक पहुंच जाए तो क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ के पिघलने से समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और उसके बाद जो महाद्वीप हैं या छोटे छोटे द्वीप हैं या जो किनारे के क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय इलाकों के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं वो डूब जाएंगे, और हो सकता है बहुत सारे द्वीप या महाद्वीप भी उस पानी में डूब जाएं और पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाए, ऐसी संभावना है। तो अगर हमसे कहा जाए, पूछा जाए आपसे कि आतपन क्या है और इसका लाभ क्या है, तो आप बताएंगे कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो सूरज से आने वाली गर्मी को रोकता है। मतलब पृथ्वी पर वायु उस गर्मी को रोकती हैं, यही आतपन है। और इस आतपन का लाभ ये होता है कि ध्रुव, पृथ्वी के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ठंडे प्रदेश हैं और वहां पर ठंडक रहती है, बर्फ बनी हुई है, क्योंकि वहां पर सूरज का ताप कम पहुंचता है। क्यों कम पहुंचता है? अभी ये बात हमने की कि वायु की परतें किस तरीके से इसे ठंडा बनाए रखती हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में संख्या अधिक होती है। शहरों में वाहन, फैक्ट्री और अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो ये बहुत सारी वजहें हैं जिससे शहरों का तापमान बढ़ जाता है। जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या भी गर्मी पैदा करती है, वाहनों से धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से भी, और इन सभी चीजों में हम ईंधन की खपत कर रहे हैं, तो गर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईंधन की खपत, ईंधन को जब जलाते हैं तो क्या होता है? गर्मी निकलती है। तो जब हम गर्मी खुद ही पैदा कर रहे हैं तो तापमान तो बढ़ेगा ही, इसीलिए शहरों में तापमान अधिक होता है। अब वायुदाब की बात कर लेते हैं कि वायुदाब क्या है। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें हैं, और वो वायु की परतें जो हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि जो पहली, दूसरी, तीसरी परतों की हम बात करते हैं कि पृथ्वी की पहली परत की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बात करते हैं हम कि वो वायु, गुरुत्वाकर्षण, तो कुल मिलाकर ये जो हवा है ये वायु के ऊपर दबाव बना, ये पृथ्वी के ऊपर दबाव डालती है। पृथ्वी की सतह पर वायु का भार
के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मतलब वायु का जो प्रेशर है, एक तरीके से अगर आप कहो ना हवा का प्रेशर, आप जब चलते हो तो आपने देखा है ना, अगर बहुत तेज हवा चल रही होती है तो आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते, पीछे की तरफ जाते हैं, या पीछे की तरफ से हवा आ रही हो तो आपके पैर आगे की तरफ तेजी से भागते हैं। तो ये क्या है, ये हवा का प्रेशर है, दबाव है। यही दाब जो है वायु दाब कहलाता है। और ये वायु जब चल रही होती है हम तब महसूस करते हैं। तो सोचो पृथ्वी के चारों तरफ तो वायु ही वायु है, तो पृथ्वी पर भी दाब पड़ता होगा। तो पृथ्वी पर पड़ने वाला वायु के द्वारा लगाया जाने वाला जो दबाव है या दाब है, दबाव ही दाब, एक ही शब्द है ये, वही है वायु का दाब। वायु का दाब सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होता है, तो वो होता है सबसे ज्यादा समुद्र के समुद्र स्तर पर, समुद्र के ऊपर। जैसे आप देखते हो ना टीवी में, स्पेशली आपने देखा होगा कि किस तरह समुद्र की लहरें उठती हैं और गिरती हैं, उठती हैं और गिरती हैं। तो ये सब अपने आप कैसे हो रहा होता है, तो उसमें भी हवा का अपना एक रोल है। तो जो लोग कभी गए होंगे उन्होंने देखा होगा समुद्र पर घूमते हुए, अगर वो समुद्र तट के पास गए होंगे और उन्होंने कभी समुद्र में यात्रा की होगी जहाज वगैरह से या नाव वगैरह से, तो उन्होंने देखा होगा जबरदस्त हवा चलती है। नहीं भी किया तो आपने टीवी में ये देखा ही है। तो इसका एक खास बात जो है वायु दाब के बारे में ये कि जो समुद्र तट होता है वो सबसे निचला इलाका होता है, ये हम जानते हैं। और सबसे ऊंचा इलाका जो होता है वो होते हैं पहाड़। तो जहाँ पृथ्वी में ज्यादा गहराई है, जहाँ जो तल नीची जगहें हैं, वहां पर तो वायु दाब सबसे अधिक होगा। और जितनी अधिक ऊंचाई होगी वहां पे वायु दाब कम होगा, मतलब वहां पे हवा कम है। तो सबसे ज्यादा हवा पृथ्वी के निकट है, और पृथ्वी से जितनी जितनी दूर हम जाते हैं उतनी उतनी हवा कम हो जाती है, उसका दबाव कम हो जाता है। और यही वजह है कि जब हवा वहां कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन भी हमें वहां नहीं मिलेगी। हवा के अंदर ही तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सारी गैसों के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। इसीलिए पृथ्वी के ऊपर जब हम बात करते हैं ऊंचे पर्वतों की, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं या दूसरे ऊंचे पर्वतों की बात करते हैं, या हम कभी टीवी में भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने साथ गैस एक सिलेंडर रखते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर, क्योंकि वहां हवा कम है, हवा कम है तो ऑक्सीजन भी कम है। तो ऊंचाई पर जाते वक्त उन्हें सिलेंडर लेना पड़ता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं मिलने से, वायु का दाब नहीं होने की वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ जाते हैं आगे। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो अब अगर हम बात करें कि ये क्या लिखा है, तो वायु दाब का क्षैतिज वितरण, क्षैतिज का मतलब होता है सीधा, लेटा हुआ। जैसे हम अपनी कॉपी पर एक सीधी लाइन खींचते हैं कोण बनाने के लिए, तो जो सीधी लाइनें हैं जो हमारी कॉपी में हमें लिखने के लिए सीधी लाइनें खींची हुई दिखाई देती हैं, क्षैतिज वितरण। तो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब, कितना अधिक दाब होगा, कितना अधिक दाब कम होगा, ये सब बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वहां की हवा में हवा ठंडी है या गर्म है। अगर हवा ठंडी है तो वो नीचे रहेगी, और अगर हवा गर्म है तो वो ऊपर उठेगी। उदाहरण देती हूं मैं आपको। जब आप पानी उबालते हैं, जब आप पानी उबालते हैं तो उसमें से गर्मी निकलती है, और गर्मी जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। जब आप पानी गर्म करते हैं तो आपने उसमें उंगली डाल के देखी होगी, कई बार पानी ऊपर से गर्म होता है, लेकिन जब आप उसे गिलास में कर लेते तो आप देखते हैं पानी नीचे से ठंडा था और ऊपर से गर्म था। तो मतलब जो गर्मी है वो ऊपर की तरफ चलती है, और ये हवा के साथ यही होता है। अगर हवा के अंदर, हमने कहा ना वायु का ताप प्रभावित करता है, यानी वायु की ठंडक और गर्मी प्रभावित करती है। ताप का मतलब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, वायु का ताप का मतलब है वायु के अंदर गर्मी और ठंडक। तो वायु के अंदर अगर गर्मी होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी और निम्न दाब बनेगा। मतलब वायु अगर ऊपर चली गई तो दाब कम बनेगा, क्योंकि वायु अगर होगी वहां पे तभी तो वो दबाव बनाएगी, लेकिन वायु अगर वहां से हट गई तो दबाव कैसे बनाएगी। तो निम्न दाब का मतलब है कम दबाव बनाएगी। और अगर वायु ठंडी होगी तो वो अधिक दबाव बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके वहीं पर ही रहेगी। और इस तरीके से जब वायु नीचे रहेगी तो आसमान साफ रहेगा। अगर वायु हल्की होकर ऊपर चली जाएगी
तो हमने जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी गर्म होता है तो भाप ऊपर जाती है, तो भाप यानी कि हवा पानी लेकर ऊपर चली जाएगी, हल्की हो गई ऊपर चली गई, और उसके बाद जब आसमान में भाप रहेगी या आसमान में बादल रहेंगे तो मौसम साफ नहीं रहेगा। तो जहां ठंडी वायु होगी मौसम साफ होगा, जहां हल्की वायु होगी वहां मौसम में आप जब आसमान देखेंगे तो बादल दिखाई देंगे। तो ये सब चीजें हैं वायु दाब के बारे में। अब हम एक बात कर लेते हैं तापमापी की और वायु दाब मापी की, ये दो चीजें क्या हैं। तो तापमापी की बात करें तो इसका उपयोग तापमान नापने के लिए किया जाता है। तापमान को नापने के लिए डिग्री और सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई ये तो हो गई तापमापी की बात। तो ये हम कहें कि हम मौसम का तापमान नाप रहे हैं तो ये तो है ही। इसको समझने के लिए मैं आपको और एक बात याद दिला देती हूँ। आपको याद है जब हमें बुखार होता है तो वो भी हम डिग्री में ही नापते हैं। तो खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं तापमापी की। तापमान नापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम तापमापी कहते हैं, उस यंत्र को तापमापी कहते हैं जिसके द्वारा तापमान नापा जाता है। और तापमान को नापने के लिए जो इकाई आपसे अगर पूछ ली जाए तापमापी की इकाई बताइए तो आपको याद रखना है डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस बिल्कुल मत भूलिए, अलग अलग डिग्रियां होती हैं और उन्हें अलग अलग इकाइयां होती हैं। तो तापमापी की इकाई सेल्सियस है, ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। और वायु दाब क्या, वायु दाब मापी क्या है, जिससे हम वायु का प्रेशर, वायु का दबाव नापते हैं, उसे वायु दाब मापी कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखना है और उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट भी लिखना है। तो आप तापमान को नोट कीजिए और फिर उसके बारे में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखिए। अब बढ़ते हैं, आज हमने क्या सीखा। आज हमने बहुत कुछ सीखा है। कहने के लिए तो 2 ही टॉपिक किए हमने, लेकिन बहुत सारी बातें थी उसके अंदर। तो सबसे पहले ध्रुवीय रेखा के भूमध्य रेखा के ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है, हमें ये बताना है। आतपन क्या था, याद ही होगा आपको। आतपन जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों या सूर्य से आने वाली गर्मी को रोकती है हवा, ये जो प्रक्रिया है यही आतपन है। यानी सूर्य का ताप, सूर्य एक, अगर हम ये कहें सूर्य का ताप है आतपन, ये तो बहुत आसान है आपको याद रखने के लिए कि क्या होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर सूर्य का ताप क्यों घटता है, तो आतपन की प्रक्रिया के कारण वो घटता है। यानी आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। मतलब ध्रुवों पर वो तापमान जो है ठंडा रहेगा आतपन के कारण। तो दूसरा प्रश्न है, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या ज्यादा है, ईंधन ज्यादा जलाया जाता है, कम फैक्ट्री, वाहन, इन सब से धुआं निकलता है जिसके कारण तापमान बढ़ता है। फिर ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायु दाब होता है, तो ठंडे क्षेत्रों में वायु दाब जो है ज्यादा होता है क्योंकि हवा जो है भारी हो जाती है ठंडक की वजह से, और हवा भारी हो जाएगी तो पृथ्वी के निकट रहेगी जिससे कि वो अधिक दबाव बनाएगी, उच्च दाब क्षेत्र बनाएगी, और इसलिए वहां का जो मौसम दिखाई देगा, आसमान दिखाई देगा, वो स्पष्ट और स्वच्छ दिखाई देगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपका आज का चैप्टर और आज आपका वर्कशीट का टॉपिक दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि महाअध्ययन की तरफ से आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो उसके लिए ज़रूरी है लाइक्स और शेयर्स बढ़ते रहें, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा, लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।